वेलकम। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। मैं हूं साक्षी बत्रा और आज के इस खास शो में हम चर्चा करने वाले हैं हेल्थ केयर एक्सपर्ट से, जो कि आपको बताएंगे कि कोविड 19 और साथ ही उससे जुड़े हुए कॉम्प्लिकेशंस को आपको किस तरीके से समझना है, देखना, और साथ ही साथ क्या उपाय आप कर सकते हैं इन सभी सिचुएशंस में बचने के लिए। आज के खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर नवनीत सूद, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन, धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सूद आपका मनी 9 में, टीवी 9 डिजिटल में। और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस समय जो इस महामारी से हम गुजर रहे हैं, किस तरीके की सिचुएशंस अभी सामने आ रही हैं, खासतौर पर सेकेंड वेव को लेते हुए। अगर हम स्पेसिफिकली लंग्स के बारे में बात करें, जिस तरीके से लंग्स को अफेक्ट कर रहा है कोविड 19। देखिए, लंग्स को तो कोविड फर्स्ट वेव में भी अफेक्ट किया था। बेसिकली सेकेंड वेव में प्रॉब्लम ये हुई है कि बहुत सारे पेशेंट्स की जो सिवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा मिली है हमें, जो फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में थी। प्लस बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत सारे इलाज, डिफरेंट तरीकों के इलाज हुए हैं इस बारी, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे। बहुत सारे लोगों को टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिला, बहुत सारे पेशेंट्स को टाइम पे दवाइयाँ भी नहीं मिली। हालांकि हमारे पास अभी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ जो हैं वो फर्स्ट वेव से ज़्यादा थी। फर्स्ट वेव में तो हम हिट एंड ट्राई कर रहे थे काफ़ी सारी चीज़ों में, क्योंकि उस वक्त बहुत सारा वर्ल्ड ओवर में कोई डेटा नहीं था, तो हम जो अपनी समझ से कर रहे थे वो ही कर रहे थे। बट इस बारी हमारे पास कुछ डेटा भी था। बट इस बारी जो वेव आई है वो इतनी स्ट्रॉन्ग वेव थी, इतने ज़्यादा नंबर्स थे कि आपका हेल्थ सिस्टम जो है वो ओवरवेलम हो गया। और लंग्स जो हैं वो अभी भी बहुत सारे लोग जो कोविड नेगेटिव हो चुके हैं उनके अभी भी बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है पोस्ट कोविड भी। और बहुत उनमें से कुछ एक परसेंटेज हैं जो वो हॉस्पिटलाइज भी हैं और कुछ एक जो है वो आईसीयू में भी हैं। सो ये सब जी, चीज़ें मैग्नीफाई हुई हैं सेकेंड वेव में। एब्सोल्युटली। सर, ये भी समझ आइए हम सभी को और हमारे व्यूअर्स को भी कि इस समय हम देख रहे हैं कि कोविड से रिकवरी के बाद भी लंग्स में इन्फेक्शंस के केसेस सामने आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है और कितने समय तक लंग्स वल्नरेबल रहेंगे कोविड 19 से इन्फेक्ट होने के बाद, चाहे कोई भी पेशेंट नेगेटिव भी हो जाए तब भी? देखिए, एक बात समझिए कि कोविड 19 जो वायरस है, एक तो वो लंग को डैमेज करता है। प्लस सेकेंड टर्म ये होता है कि जो बॉडी की इम्यूनिटी है उस वायरस के अगेंस्ट वो भी लंग को डैमेज करती है। और बाकी जो चीज़ें हैं जो इस चीज़ को बढ़ाती हैं, जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज़ या इवन डायबिटीज़ भी जो भी कंट्रोल भी हो तो उनकी, और जो बाकी इम्यूनोसप्रेस स्टेट्स रहती हैं, कैंसर के पेशेंट्स रहते हैं या अदरवाइज ऑल्सो, तो वो सब चीज़ें सब जो जब उसका मिक्सचर होता है तो एक पेशेंट जिसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब उसका इम्यून स्टेटस लो है, उसको कोविड भी जी, हुआ है, उसकी डायबिटीज़ भी है, तो इन नॉर्मल सेंस ऑल्सो, और वो आईसीयू में भी रहा है, उसको स्टेरॉइड्स भी मिले हैं जो हमारे मेन स्ट्रीम है थेरेपी का, उसको ऑक्सीजन भी मिली है और तरह तरह की ऑक्सीजन मिली है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी कई कई लोग घरों में लेके आते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन जो अब आप बहुत सारे नाम सुन रहे हैं कलर कोडिंग के साथ, ब्लैक बिल्कुल। फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, है ना, उसके साथ साथ वो एक फैंसी नेम्स हैं, बट वो बात ये है कि वो फंगस इन्फेक्शंस हैं। और उसके साथ साथ नॉर्मल जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी बहुत हो रहे हैं, क्योंकि हम्म। लंग आपका ऑलरेडी डैमेज्ड है, तो इट इज़ मोर वल्नरेबल टू दीज सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शंस, और आपकी इम्यूनिटी भी कम है तो वो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पूरा हर ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। तो सर ये समझाइए कि ऐसी स्टेज ना आए उसके लिए क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं? जो लोग कोविड 19 पॉजिटिव हुए थे अब नेगेटिव हो गए, उनको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या बाकी लोगों को भी इस तरीके के फंगस से बचाने के लिए कुछ उपाय हैं जो वो भी कर सकते हैं? देखिए, पहली बात ये समझ लीजिए आप कि आप इम्यूनिटी बढ़ाना तो अल्टीमेटली कोविड जब भी जाएगा इस जगह से, तो इम्यूनिटी तो आपको बढ़ानी पड़ेगी। इम्यूनिटी के अलावा कोई तरीका नहीं है। अब वो वैक्सीन एक उसमें से एक पार्ट है, वैक्सीन से इम्यूनिटी बढ़ती है, बट इन जनरल कुछ लोग आपको अपने बेसिक इम्यूनिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये ओके। है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और ये सब चीज़ें तो चलती हैं, ये तो सबको पता है। मेरा एक हम्म। ही पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों ने
जो कोमॉर्बिड डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज एक मेजर फैक्टर है ये फंगल इन्फेक्शन होने का। उसमें स्टेरॉयड देते हैं, स्टेरॉयड से और शुगर बढ़ता है, वो शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, हॉस्पिटल सेटिंग में शायद रहता है, बट बहुत सारे लोग, इस बार एक ये भी एक्सेप्शन था कि बहुत सारे लोग घरों में ट्रीट हुए हैं। कईयों ने मेडिकल सलाह ली थी, कईयों ने मेडिकल सलाह नहीं ली थी। तो और शुगर के बारे में किसी का बहुत ज़्यादा ख्याल आया नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अब कोविड अगर सामने आ रहा है, किसी की ऑक्सीजन कम हो रही है, तो शुगर को देखना जो है वो सेकेंडरी इशू हो जाता है। अब उसके बाद क्या है कि अनकंट्रोल शुगर आपकी 1 महीना चली, उसमें फिर आपको फंगल इन्फेक्शंस भी मिल गई। तो वो चीज़ें आपको सब चीज़ें ध्यान रखनी है। जिस वक्त आपके घर में किसी को कोविड हुआ है तो उसका हाइजीन, उसके एरिया का हाइजीन, हॉस्पिटल में जहाँ पे एडमिटेड है उसका हाइजीन, उनके शुगर लेवल्स क्या चल रहे हैं, जनरल कंडीशन पेशेंट की इम्प्रूव होनी चाहिए। और जब वो घर आ जाता है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और नॉर्मल एक्सरसाइजेज जब भी वो कर पाए, प्लस गुड न्यूट्रिशन, ये चीजें तो आपको फॉलो करनी ही है एज ए रूल। एब्सोल्युटली सर, ये भी समझाइए कि जैसे जो भी कोविड पॉजिटिव होते हैं या उनके आसपास के लोग होते हैं, वो तो बहुत ही सीरियसली अपने वाइटल्स को मॉनिटर करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर पर, थर्मोमीटर में, और बाकी वाइटल्स जो भी हैं। वंस दे हैव टर्न नेगेटिव, उसके बाद भी क्या इन सब वाइटल्स को चेक करना टाइमली मैंडेटरी है या फिर जरूरी है? देखिए, आप एक बात समझिए, अभी मैं कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स ट्रीट कर रहा हूँ जो मेरे अंडर हैं, वो अभी फर्स्ट वेव के हैं। तो आप समझ लीजिए कि वो 6 मंथ से अभी भी उनके लंग्स पूरे रिकवर नहीं हुए। मेरा इस चीज़ को बताने का पर्पज़ ये है कि जो फर्स्ट वेव आई थी, जो सितंबर अक्टूबर के आसपास, अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास थी, और जो पेशेंट नेगेटिव हो गए थे, जो घर चले गए थे, उनमें से कुछ पेशेंट अभी भी ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और नहीं है तो वो उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी नहीं हुई है। लंग में बहुत सारा फाइब्रोसिस है उनके, फाइब्रोसिस मतलब लंग जो है वो कुछ हद तक डैमेज हो गई है। तो वो स्थिति ना आए तो पहला बार है कि ट्रीटमेंट के टाइम पे ही आपका ट्रीटमेंट सही हो जाना चाहिए। बाई चांस आप वो मिस कर गए हो तो आपको बाद में उसको क्लियर करवा लेना चाहिए। अदरवाइज अब ये सेकेंड वेव में जितने लोग आए हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स का लंग जो है वो 6 महीने 1 साल तक काफ़ी हद तक डैमेज रहेगा। और उसको इम्प्रूव करने का तरीका यही है कि सही टाइम पे मेडिकेशंस लेनी है और सुपर एडेड इन्फेक्शन से बचाना है। तो आप मास्क, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी भी यही रहेगी, मास्क रहेंगे। उसका रीज़न ये है कि कोविड अगर ना भी हो, अगर मान लो सपोजिटली ये वेव चली गई और कोविड की इन्फेक्टिविटी कम है, कोविड एयरबॉर्न नहीं है अभी, बट देन योर लंग्स आर वल्नरेबल टू अदर इन्फेक्शंस लाइक फंगस एंड बैक्टीरिया। सो वो भी आपको बचाना है, बिकॉज योर लंग्स आर वीक। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। और ऐसे में समझना ये भी जरूरी हो जाता है कि आम लोग घर पर किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को पहले समझे कैसे, सिम्टम्स को पहचाने कैसे। अगर कोई कोविड पॉजिटिव अभी तक नहीं है थैंकफुली, तो अगर उनको कोई भी सिम्टम्स आते हैं या उनके लंग्स इन्फेक्ट होने लग जाते हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा घर पर? देखिए, कोविड के जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो तो ऑलमोस्ट सबको पता है, ड्राई कॉफ या हाई ग्रेड फीवर, ये सब आता है तब ऑब्वियसली आप यू गो फॉर कोविड टेस्टिंग। बट बहुत सारे इस स्पेसिफिकली इस वेव में हमारे पास बहुत एबनॉर्मल सिम्टम्स में आए हैं। कई लोगों को कोई भी सिम्टम नहीं था, कई लोगों को लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट था, किसी लोगों को ये था कि मेरे सिर्फ पैरों में दर्द हो रहा है, वो भी कोविड पॉजिटिव आ गया है, मेरे को जनरलाइज बॉडी वीकनेस है, मेरे को वो भी पॉजिटिव आ गया है। तो उसको जनरलाइज करना इज डिफिकल्ट, बट कहने का मतलब ये है कि जो जनरल सिम्टम्स हैं आपके, स्पेसिफिकली रिलेटेड आपके एयरवेज से लेके, एयरवेज आपके नोज से शुरू हो जाता है और वो लंग्स तक रहता है। तो नोज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो म्यूकरमाइकोसिस या जिसको ब्लैक फंगस कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, वो बहुत कॉमनली मिलने लग गया है बहुत सारे पेशेंट्स में। तो वो जैसे साइनसिस की प्रॉब्लम है, नॉर्मली भी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम रहती है बहुत लोगों को। तो उसको डिफ्रेंशिएट करना आपको बस ऐसे ही पॉसिबल है कि आपको अगर डाउट लग रहा है तो आप प्लीज अर्जेंटली मेडिकल
सहायता लीजिए, क्योंकि एक फिजिशियन ही बता पाएंगे कि इसको आगे इन्वेस्टिगेट करना है कि ये एक सिंपल वायरल प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली सर, क्या एस्थमेटिक पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी लंग्स की दिक्कतें हैं उनके लिए तो कोविड-19 और भी ज्यादा घातक शायद साबित हो सकता है, तो ऐसे में उनको किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, उनको एक तो बहुत सारे एस्थमेटिक्स होते हैं जो ट्रीटमेंट इरेगुलर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंप्लायंस पुअर हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उसका रीज़न ये होता है कि वो उनको लगता है कि मेरा लंग्स ठीक है और मैं अब ये मेरे को अगर नेबुलाइजर दिया है या इनहेलर दिया गया है तो मैं वो ना लूँ अभी। तो अभी आप इरेगुलर ट्रीटमेंट मत करिए। अगर आपके अस्थमा है, सीओपीडी जो स्मोकर्स में जिसको अस्थमा बोलते हैं हम, जो एल्डरलीज में होता है, सीओपीडी है, अस्थमा है, आईएलडी है, ये बेसिक जो लंग के डिजीज हैं, इनमें से कोई भी है तो आप प्लीज़ लाइटली मत लीजिए। आपके लंग को अगर इन्फेक्शन होगा तो उसको मैनेज करना डबली डिफ़िकल्ट होगा एक नॉर्मल लंग से। और हम्म। मेरे ख्याल से मास्क पहनना उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, प्लस उनको अपने अपने वैक्सीनेशंस जो दूसरे इन्फेक्शंस के अपार्ट फ्रॉम कोविड हम कुछ वैक्सीनेशंस देते हैं उनको 5 ईयरली और ईयरली भी। वो वैक्सीनेशन जब भी आपको आपके फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट बताएं वो आप लीजिए और प्रॉपरली उसको फॉलो कीजिए, बिकॉज आपके लंग्स तो ऑलरेडी वीक हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो वैसे ही कॉमन सेंस है कि वो डिफिकल्ट होगा ट्रीट करना। एब्सोल्युटली सर, आप लगातार हमें एडवाइस कर रहे हैं ब्लैक फंगस के बारे में, तो ये भी समझाइए कि ब्लैक फंगस के होने के रीजंस क्या हैं? अभी तक हमने सुना है कि जो लोग हॉस्पिटल में ट्रीट हो रहे हैं, आईसीयू में हैं, जिनको लगातार ऑक्सीजन मिल रही है, वहां से ज्यादातर केसेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या जो लोग कोविड-19 अभी तक अफेक्ट नहीं हुए हैं उनको भी ब्लैक फंगस हो सकता है या नहीं? क्या कुछ रीजंस हैं और सिम्टम्स क्या क्या होंगे यहाँ पर ब्लैक फंगस? हाँ जी, बेसिकली ब्लैक फंगस एक पुराना डिजीज़ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोविड में ही आया है। पहले भी अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स में या डायबिटिक पेशेंट्स में ये कॉमनली पाया जाता था। कॉमनली इन द सेंस कि 1 और 2% केसेस में हो जाता था वो। अब अब कोविड में वो मल्टीप्लाई इसलिए हो गया है क्योंकि जो ऐसे समझिए कि जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट हुआ है उसको शायद ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, उसकी ऑक्सीजनेशन भी कम थी, उसको शायद स्टेरॉइड्स भी मिले थे और उसकी शुगर भी शायद ज़्यादा अनकंट्रोल रही होगी। तो राइट। दोनों तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिक्सचर करके वो फुल फ्लेज्ड एनवायरनमेंट बनता है फंगल इन्फेक्शन के लिए। अब ब्लैक फंगस जो है वो वैसे ब्लैक नहीं होती है, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन या सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए, वो बेसिकली वो एरिया को नेक्रोज कर देती है, या उसको कॉमन लैंग्वेज में कहूँ तो उसको वो बर्न कर देती है या सड़ा देती है, नेक्रोज कर देती है उसको। तो वो जो ओके। टिश्यू है आपका है वो ब्लैक दिखता है, इसीलिए उसको हम ब्लैक फंगस बोलते हैं। कॉमनली हम उसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत इन्वेजिव फंगल डिजीज है। इन्वेजिव मतलब वो जो एरिया में जाता है वो एरिया में जो बोन होगी तो बोन को तोड़ देगा, कोई ब्लड वेसल होगा तो ब्लड वेसल को तोड़ देगा। अब उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि कोई पेशेंट ऐसा जो गया है, जो ट्रीट होके कोविड से बाहर निकला है, उसने उनको कई पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं अब जो बाहर से जिनका अनसुपरवाइज ट्रीटमेंट, बहुत सारे पेशेंट्स का जो नॉन सुपरवाइज ट्रीटमेंट भी चला है, जी। वो बताते हैं कि मेरे को नेजल सिम्टम्स आ रहे हैं, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, कभी कभी नाक में से ब्लीडिंग भी होती है, कभी नहीं भी होती है, कभी नॉर्मल जुकाम के सिम्टम्स भी होते हैं। ऐसे केसेस जो पोस्ट कोविड हैं तो उनमें हर किसी को ध्यान रखना है कि आप इसको लाइटली ना लें और प्लीज़ एक ओके। बार कंसल्ट कर लें अपने फिजिशियन से कि ये कहीं म्यूकोरमाइकोसिस तो नहीं है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनका इम्यून स्टेटस खराब है, डायबिटिक्स हैं या जो कैंसर के पेशेंट्स हैं। श्योर। अभी हमने ज्यादातर लंग्स और ब्लैक फंगस इन सभी बातों पर बात की है। दो तीन सवाल आपसे और पूछने हैं, और वो है स्टेरॉइड्स को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर। इन दोनों ही केसेस में भी कई बार स्टेरॉइड्स की ज्यादा मात्रा हो जाने के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। कई बार केसेस में देखने को मिल रहा है कि वैक्सीनेशंस के बाद भी किसी किसी को बहुत ज्यादा फीवर और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो रही है। ये कितना बड़ा कंसर्न है सर?
देखिए, जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, मैं उसका आंसर पहले दे देता हूँ। लोगों के पास इस चीज़ के लिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वैक्सीनेशन तो करवाना ही है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम वैक्सीनेशन कराया उसके बाद हमें कोविड आ गया, और ये बहुत बारी कॉमनली होता भी है। तो बिल्कुल जी। ये आप क्लियर कर लीजिए कि वो वैक्सीनेशन से कोविड नहीं हुआ है, वो आपका कहीं और एक्सपोजर हुआ है। ये हो सकता है कि कोविड आप वैक्सीनेशन लगवाने गए हो तो वहां से आपने किसी से पिक कर लिया हो, बट वैक्सीनेशन के अलावा आपके पास कोई हथियार नहीं है इस वक्त कोविड से लड़ने के लिए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि वैक्सीनेशन ही एक है। और ये बात की मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि जिस टाइप का सेकेंड वेव आया था, उस टाइप में हमारे पास जो हमारी, मैं तो अपने इंस्टीट्यूट का बता सकता हूँ, जब फर्स्ट वेव में हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर जो इन्वॉल्व हुए थे कोविड में, उसका नंबर परसेंटेज 10 से 15% और इनफैक्ट उससे भी हायर होगा। बट इस बार हमारे 1 to 2% ही केस इन्वॉल्व हुए हैं, तो वो डेफिनेटली ओके। सिविरिटी तो कम कर ही रहा है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन का तो क्लियर कर लीजिए आप, वैक्सीनेशन तो लेना ही है। उसकी कॉम्प्लिकेशन हल्की फुल्की हो सकती हैं जो नॉर्मल वैक्सीनेशन की होती हैं, फीवर आ गया या माइल्जियाज हो गए, वो आपको लेने पड़ेंगे, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ तक रही दूसरी बात स्टेरॉइड्स की, देखिए, एक बात समझ लीजिए, अभी तक दो ही दवाइयाँ हैं जो डेफिनेटली मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी मतलब कोविड से जो डेथ या डिसेबिलिटी मॉर्बिडिटी को कम करने में जिसका डेटा अवेलेबल है कि जो डेफिनेटिवली हेल्प कर रही हैं, वो है स्टेरॉइड्स और ब्लड थिनर्स। बट हम्म। और बहुत बारी हमें ऐसा होता है कि स्टेरॉइड्स हाई डोज में भी देने पड़ते हैं क्योंकि पेशेंट ही इतना सिक होता है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो ओके। अब वो उसी वक्त अगर इफ ही एक्सपायर्स एट दैट टाइम, तो देन स्टेरॉइड को कम करने का भी कोई लॉजिक फिर हुआ नहीं। तो बात यह है कि बहुत स्टेरॉइड्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट स्टेरॉइड्स बहुत यूजफुल भी होते हैं। इस बारी जो कोविड में लोग जिनकी भी जो भी सीवियर केसेस थे जो बच पाए थे, मेरा मानना ये है कि उसमें स्टेरॉयड और ब्लड थिनर्स का सबसे ज़्यादा रोल था। इनफैक्ट WHO और बाकी सब ने भी, एम्स ने भी ये चीज़ फॉलो, ये उनकी गाइडलाइंस में भी है। अब जहाँ तक रही उनकी कॉम्प्लिकेशंस का, ऑब्वियसली जैसे अब म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के लिए स्टेरॉयड का नाम भी आता है बीच में कि आपने स्टेरॉयड लिया है। देखिए, वो कुछ केसेस में होगा, हो सकता है कि शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाए आपकी स्टेरॉयड लेने से, बट वो आप रोक नहीं सकते हो क्योंकि बहुत फिर टाइट रोप वॉकिंग है उसकी। आप नहीं दोगे तो भी गड़बड़ है, दोगे तो भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो वो यू हैव टू टेक इट इन द स्ट्राइड, और घबराइए नहीं। अगर सुपरविजन में हो रहा है तो मेरे ख्याल से स्टेरॉयड बहुत ज़्यादा हाई डोज में लोग 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं देते हैं, ज़्यादातर फिजिशियंस। उसके बाद उनको टेपर ऑफ कर दिया जाता है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस अगर हो रही हैं तो वो भी आपको थोड़ा अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लेना चाहिए। जहाँ तक रही ब्लड थिनर्स की बात, ब्लड थिनर्स जो हैं वो भी कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस करते हैं कुछ पेशेंट्स जी। एब्सोल्युटली। को लेके जी। चलेगा। अब उसके लिए जो मेन स्टे हमारे थेरेपी का है उसको हम छोड़ नहीं सकते फिलहाल के लिए। तो उससे अच्छी बेटर कुछ ऑप्शन आएगी तो देन विल सी। Okay. On that note, I'd like to thank you very much, Dr. Sood, for speaking to us on TV9 Digital on this such an important topic. I'm sure a whole lot of viewers would have got benefited from all the thoughts and insights that you have shared with us with related to COVID-19 and the complications that are arising. At the same time, I'd like to extend through from the entire team of TV9 Digital a heartfelt thank you to the entire fraternity of healthcare for taking care of all of us selflessly, continuously for the last 1.5 years, especially much more than before. And hope you get all the strength to continue doing your duty. Thank you so much for being with us. थैंक्स। Thank you so much. तो चलिए इसी के साथ इस खास शो को यही समेटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।